नमस्कार, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर कि बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है क्या। आजकल बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर काफी बातें चल रही हैं, मार्केट में बातें आ रही हैं, बेनामी प्रॉपर्टी आने वाला है, बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है। ये बातें अचानक से क्यों उठने लगी? क्या ये नया एक्ट है? नहीं, ये बिल्कुल भी नया एक्ट नहीं है। द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 में बना था। बेसिकली द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 में बना था। तो 1988 में बना था, तो आज उसके ऊपर 28 साल बाद कैसे बहस होनी शुरू हो गई? मुद्दा यह है कि जब ये एक्ट बना था तब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना स्ट्रॉन्ग इसको होना चाहिए था। बेसिकली बेनामी ट्रांजैक्शंस को पकड़ने के लिए या ब्लैक मनी को जो करप्ट कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए जितना स्ट्रॉन्ग ये होना चाहिए था उतना स्ट्रॉन्ग ये हो नहीं पाया था। तो बेसिकली अभी 2016 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज हैविंग ए कीन इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, बेनामी प्रॉपर्टी। वो बार बार अपने स्पीचेज में बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर बोल चुके हैं। तो बेसिकली 2016 में एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ जिसका नाम है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट। फर्क क्या है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 और द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। बेसिकली नाम में बहुत कुछ फर्क है। पहले जो 1988 का था जिसका नाम था प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो ही केवल बेनामी रहेंगे, उन्हीं से रिलेटेड था। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट आई है 2016 में उसका नाम हो गया बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट। एनी ट्रांजैक्शन विच इज बेनामी वेदर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और नॉट, उसको इन्होंने कवर करने की कोशिश किया है। दिस एक्ट गॉट एसेंस फ्रॉम ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ऑन 10th of August 2016। 10 अगस्त 2016 को इसका राष्ट्रपति जी से सहमति मिला है। सर ये अमेंडमेंट क्यों लाए गए? देखिए, कोई भी अमेंडमेंट आता है तो उसका कोई कारण होता है, कोई कारण होता है कि कुछ हुआ। तो देखिए ये अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाने की जरूरत पड़ गई क्या, और ये अमेंडमेंट एक्ट लाके ये करना क्या चाहते थे बेसिकली? तो मुद्दा उसमें तीन चीजें हैं। एक चीज अमेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन का जो डेफिनेशन 1988 में जो एक्ट बना था 1988 में, उसमें एक छोटा सा डेफिनेशन था, उसको थोड़ा ब्रॉड करना, उसका स्कोप वाइडर करना ताकि उसमें और चीजों को कवर अप किया जा सके, एक चीज। दूसरा, इस्टेब्लिशिंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल फॉर बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बनाना और अपीलेंट ट्रिब्यूनल बनाने के लिए ये हुआ। और तीसरी चीज थी स्पेसिफाई द पेनल्टी प्रोविजंस फॉर एंटरिंग इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन। अगर बेनामी ट्रांजैक्शन कोई होता है तो उसके लिए पेनल्टी प्रोविजंस क्या क्या रहेंगे। बेसिकली ये तीन कामों के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट आया। तीन काम कौन कौन से हो गए? एक, बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन को अमेंड करना। दूसरा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को और अपीलेंट ट्रिब्यूनल को तैयार करना बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए। और तीसरा, किस चीज के लिए? पीनल प्रोविजन, पेनल्टी क्या रहेंगी बेनामी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उसके लिए ये तीसरा काम हुआ। पहले जो बेनामी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन था वो डेफिनेशन इतना ही था, वेयर ए प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय और ट्रांसफर्ड टू ए पर्सन बट हैज बीन पेड बाय सम अनदर पर्सन। मतलब प्रॉपर्टी किसी के नाम पे है और उसका पेमेंट किसी ने किया है, एक्चुअल ओनर कोई है, नाम किसी और के ही है। इस चीज को बेनामी ट्रांजैक्शन बोला जाता था। लेकिन अब उसमें अमेंडमेंट एक्ट 2016 ने उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, उसमें कुछ चीजें और जोड़ दी कि बेनामी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया। बेनामी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन जो 1988 से चला आ रहा था वो यही था, एनी प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड बाय और ट्रांसफर्ड टू ए पर्सन बट विच हैज बीन पेड बाय सम अनदर पर्सन, कंसिडरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अनदर पर्सन। अब उसको थोड़ा बदल के इन्होंने अमेंडमेंट एक्ट 2016 में क्या क्या ऐड कर दिया? द ट्रांजैक्शन विच इज मेड ऑन फिक्टिशियस नेम is also to be covered under बेनामी ट्रांजैक्शन। जो फिक्टिशियस नेम से कोई ट्रांजैक्शन होगा वो भी बेनामी ट्रांजैक्शन का ही पार्ट मान लिया जाएगा। सेकंड इज वेयर द ऑनर इज नॉट अवेयर ऑफ, वेयर द ऑनर इज नॉट अवेयर ऑफ और डिनाइज द नॉलेज ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। जहां पे जिस आदमी के नाम प्रॉपर्टी है या ट्रांजैक्शन है वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे नाम ये प्रॉपर्टी है, या मुझे तो मालूम ही नहीं था, या मना कर देता है या उसको पता ही नहीं है।
कि उसके नाम कोई प्रॉपर्टी भी है, उसके नाम पे कोई ट्रांजेक्शन भी है, तो दैट इज ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन. एंड थर्ड वन इज वेयर द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल. जिस आदमी ने कंसिडरेशन दिया, जिस आदमी ने उस ट्रांजेक्शन के लिए भुगतान किया है, कोई प्रॉपर्टी के लिए, कोई चीज के लिए, और वो आदमी ट्रेसेबल नहीं है, दैट केस ऑल्सो बी कवर्ड अंडर बेनामी ट्रांजेक्शन. कुछ केसेस हैं जिनको बेनामी ट्रांजेक्शन से राहत दी गई है इसके बाद, कि ये ट्रांजेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं माने जाएंगे. फर्स्ट इज व्हेन ए मेंबर ऑफ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वेयर ए मेंबर ऑफ HUF transferred or purchase a property in the name of any other member of his family or another family or for the benefit of the member and has been paid from the source of the income of the family. मुद्दे को समझिए, मैं एकदम लीगल लैंग्वेज बोल देता हूं. वेयर द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय ए मेंबर ऑफ HUF और बीइंग हेल्ड फॉर हिज अनदर फैमिली मेंबर्स बेनिफिट एंड हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर और पेड ऑफ फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द फैमिली. मतलब HUF का एक मेंबर दूसरे मेंबर के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है या खरीदता है, तो ये ट्रांजेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होगा. शर्त केवल एक ही है कि इस के लिए जो कंसिडरेशन दिया है वो किस इनकम से आना चाहिए, वो आना चाहिए उस फैमिली की इनकम से. अगर फैमिली की इनकम से ट्रांजैक्शन के लिए कंसिडरेशन दिया गया है तो वो किसी भी HUF के मेंबर के नाम पे हो, ये ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा. सेकंड थिंग, वेयर द पर्सन इज इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी. Fiduciary capacity means there are certain organizations which cannot purchase or sell on their behalf. For example, कंपनीज के लिए या किसी भी ट्रस्ट के लिए अगर कोई फिड्यूशियरी कैपेसिटी में परचेज करता है या नाम होल्ड करता है, तो वो केस बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होंगे. थर्ड थिंग, ये बड़ी गौर करने वाली बात है. तीसरी चीज क्या है, हमारे इंडियन कल्चर को देखते हुए किया गया. हिंदुस्तान में मोस्टली लेडीज हाउसवाइफ होती हैं. दैट इज दे आर नॉट एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी रेवेन्यू अर्निंग बिजनेस. तो होता क्या है, कई दफा इनफैक्ट 90% होता क्या है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, जिसके लिए कंसिडरेशन हस्बैंड पे करता है. बिकॉज वाइफ इज नॉट वर्किंग, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कंसिडरेशन कहीं से लेके आए. बच्चे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन बच्चों के नाम प्रॉपर्टी खरीदी है, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे अपने आप से कंसिडरेशन दे. कंसिडरेशन कौन दे रहा है? हस्बैंड ही दे रहा है. तो इन दैट केस ए पर्सन इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस और चाइल्ड एंड द प्रॉपर्टी हैज बीन पेड फॉर फ्रॉम द पर्सन्स इनकम विल नॉट बी कवर्ड अंडर द बेनामी ट्रांजेक्शन. मतलब हस्बैंड ने वाइफ के नाम प्रॉपर्टी खरीदी या बच्चों के नाम प्रॉपर्टी खरीदी, तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगा. शर्त एक ही है. शर्त क्या है कि ये उस इंसान की इनकम से होना चाहिए जिसने अपनी वाइफ के या बच्चों के नाम प्रॉपर्टी खरीदी. क्या अगर हस्बैंड किसी दोस्त से पैसे लेके अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदे तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन होगा? जी हां, वो बेनामी ट्रांजैक्शन होगा. रीजन बीइंग लॉ में बहुत क्लियर कट बोला गया है कि हस्बैंड वाइफ या बेटे के नाम पे या बेटियों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेता है, बस शर्त एक ही है कि वो हस्बैंड की उस एसएससी की इनकम से होना चाहिए. ए पर्सन इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस और चाइल्ड एंड द प्रॉपर्टी हैज बीन पेड फॉर ऑन द पर्सन्स इनकम. इनकम पर्सन की होनी चाहिए, अदरवाइज इसको उठा के बेनामी में डाल देंगे. अच्छा, अगर हस्बैंड एक आदमी अपने बीवी बच्चों के नाम पे लेने के बजाय किसी और के बीवी बच्चों के नाम पे लेता है प्रॉपर्टी, तो दैट विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन. अब सवाल आता है कि बेनामीदार कौन है? देयर इज अ वर्ड कॉल्ड बेनामीदार. देखिए, एक आदमी ने दूसरे आदमी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ली. ए आदमी ने बी आदमी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ली. पैसा किसने पे किया? ए ने. नाम किसके है? बी के. ये बी है, ये ए है. ए ने
बी के नाम कोई प्रॉपर्टी ली, ए ने प्रॉपर्टी ली और किसके नाम ली? बी के नाम। पैसा किसने दिया? ए ने दिया। नाम किसकी हुई? बी की हुई। तो बी इस केस में बेनामीदार है। बेनामीदार वो आदमी है जिसके नाम पे कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई प्रॉपर्टी ली गई है, खरीदी गई है और उसने उसके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, कंसिडरेशन किसी और ने दिया है। आप बी के केस को समझिए, बी बेनामीदार है क्या? क्या बी के नाम कोई प्रॉपर्टी ली गई है? हां, बी के नाम कोई प्रॉपर्टी ली गई है। क्या बी ने कंसिडरेशन खुद पे किया है? नहीं, बी ने खुद कंसिडरेशन पे नहीं किया है। बी के बिहाफ पे कंसिडरेशन पे किया है ए ने। तो बी इस केस में बेनामीदार है। थैंक यू।